एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में आएगा, उसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मुकेश ने। बहुत अच्छा। स्कूल में जो भी स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं वहाँ पे सभी के लोगों को, जो भी वहाँ पे ट्रेनर्स होते हैं, उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट ज़रूर दिया जाता है। जो बेसिक थीम थी मोटी मोटी, वो बॉस ने आपको क्लियर कर दिए, क्या हम करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं और उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। करना इसलिए चाह रहे हैं किसी की भी अपने को लाइफ सेव करनी है, अपना फर्स्ट मोटो यही है। चाहे हम लेमैन हों या हम मेडिकल प्रोफेशनल से अटैच्ड हों, हमारा जो मोटो है आज का जो टॉपिक के अनुसार कि हमें किसी की लाइफ सेव करनी है। तो इसको जो करने का तरीका है, एक अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट ने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया है। वो बहुत से रिसर्च, बहुत सारी स्टडीज़, बहुत जो लोग इसमें एक्सपर्टीज़ हैं, उन लोगों ने एक प्रोटोकॉल डेवलप करा और उसको एक टर्म दिया जिसको बोला बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। उसका हर एक स्टेप कोई मीनिंग नहीं होता। आज तक जो हम जान रहे थे कि एक CPR, जिसको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोल रहे थे, आज के बाद में उसका नाम हो जाएगा हाई क्वालिटी CPR। हाई क्वालिटी CPR का मतलब होता है उसको पूरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम और क्या उसके स्टेप्स हैं उनको अगर पूरा करा जाएगा तो उसको बोलेंगे हम हाई क्वालिटी CPR। अभी तक जो बात हुई थी बॉस ने करा था अपन फील्ड के अंदर, मींस कहीं पे भी अपने को कोई ऐसा आदमी मिल गया जो सीरियस था, ने उसको चेक किया, वो उसके अंदर या तो उसको रेस्पिरेटरी इशू था या फिर कार्डियक इशू था, जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी जान को खतरा बन गया था। जो मोटे मोटे बात थी कि अपने सब कॉन्शियस है तो अपन ने उसके आगे का प्रोसेस करा, AED के लिए और हेल्प के लिए भेजा। जो भी नंबर अपन मोबाइल के थ्रू या फिर वहाँ पे जो भी लोकल नंबर है उसका यूज़ करते हुए, जैसे ही वो सर्विसेज नहीं आ जाए या AED नहीं आ जाए, AED आने के बाद में अपन ने AED अप्लाई करा। AED अपने आप ऑटोमेटिकली अपने को एडवाइस करेगा क्या करना है क्या नहीं करना। उसमें ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर फिटेड होता है जो 2 मिनट के बाद में खुद ही असेस करता है कि इस पेशेंट को हार्ट की रिदम कैसी है। अगर ऐसी कोई रिदम है जिसके अंदर शॉक, मतलब DC शॉक, जो अपन सिंपल सा डिफिब्रिलेशन अपने बोलते हैं, उसको देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो वो शॉक लगेगा, उसके बाद में फिर अपने को चेस्ट कंप्रेशन कर देने हैं जब तक कि अपनी इमरजेंसी सर्विसेज नहीं आ जाती और उस पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाते। अगर सिंगल आदमी है तो वो चेस्ट कंप्रेशन भी करेगा, साथ में रेस्क्यू ब्रीथ भी देगा। कैसे करना है चेस्ट कंप्रेशन वो अपने को पता लग ही गया है, रेट क्या होनी है। एडल्ट है तो उसके अंदर 30:2 का रेशियो रखना है। जो स्पीड है 1 मिनट के अंदर 100 से 120 पर कंप्रेशन पर मिनट के अकॉर्डिंग रखना है। ब्रीथ अपने को देना है, हर 30 कंप्रेशन के बाद में 2 ब्रीथ दे देने हैं उसको। ये साइकिल चलता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक इमरजेंसी टीम नहीं आ जाती, जो कि एक्सपर्टीज़ से भरी हुई है। एक्सपर्टीज़ कौन है? हम लोग, ठीक है। इस पेशेंट को लेके हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में अपने ट्रॉमा में आया, ट्रॉमा को बोल देते हैं इमरजेंसी सर्विसेज, जो हो गया EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। वहाँ से अब शुरू हो जाता है ACLS, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जब ही आगे यूज़फुल है जब अपने को BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट आता हो। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब अपने हाथ और अपना मुंह, उसमें कोई दवा नहीं है, कोई सक्शन नहीं करना है, क्योंकि अपन बेसिक लाइफ सपोर्ट स्वीक रहते हैं। कोई सक्शन मशीन नहीं थी, कोई ऑक्सीजन मशीन नहीं थी अपने पास में, कोई दवा नहीं थी, तो अपने जब तक अपन ने उसको कंप्रेशन और ब्रीदिंग अपने मुंह से या फिर अगर पॉकेट मास्क अवेलेबल है तो अपन उसको यूज़ करते गए। क्या स्टेप्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो अपने को पता लग गए हैं। जब भी पल्स देखनी है उसी के साथ में अपने को रेस्पिरेशन भी देखना है। माउथ ब्रीथिंग दे रहे हैं तो अपने को चेस्ट राइज देखना है कि अपन जो ब्रीथ दे रहे हैं कि चेस्ट राइज हो भी रहा है नहीं रह रहा। अपन ने ब्रीथ दिया पर पेशेंट का चेस्ट राइज हो ही नहीं रहा, मतलब ब्रीथिंग नहीं जा रही है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये चीज़ अपने को देखनी थी। सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखने वाला पार्ट था वो चेस्ट कंप्रेशन ही था। बॉस ने अच्छे से बता दिया कहाँ हाथ रखना है क्या नहीं रखना। ये एडल्ट की बात थी। अगर बच्चा है, चिल्ड्रंस मतलब जो कि प्यूबर्टी के एज तक है, 1 साल से लेकर प्यूबर्टी के एज। प्यूबर्टी मतलब होता है बॉयज़ के अंदर छाती के बाल या फिर बगल के बाल आ गए हों, लड़कियों के अंदर बेस्ट डेवलपमेंट हो गया हो, तब तक के लिए अपने को सेम था। पर कंप्रेशन रेट उस टाइम पे 30:2 की जगह पे 15:2 हो जाती है, मतलब 15 कंप्रेशन के बाद में अपने को 2 ब्रीथ देनी होती है। ऐसे ही अगर इन्फेंट है, इन्फेंट होता है न्यूबॉर्न को छोड़ के 1 साल तक के बच्चे, उनमें भी सेम तरीका रहेगा। 2 उंगली या फिर अपन उसको उसकी छाती को पकड़ के ऐसे 2 थंब से अपन कंप्रेस कर सकते हैं। जो स्पीड होगी 30:2 की होगी। असेस कर यही अपना रहेगा, बाकी का सब कुछ सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। मैं इसलिए बार बार मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सिंपल सा अपना तरीका था। पल्स अपन ने फील करी, कैसे हैंड को रखना था, कहाँ पे रखना था। बिल्कुल डोमिनेंट हैंड अपना ऊपर, नॉन डोमिनेंट नीचे। चेस्ट कंप्रेशन में लोअर चेस्ट के अंदर, लोअर स्टर्नम के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन करते जाने हैं। कैसे अपने को एयरवे पेटेंट करना है, हेड टेल चेन लेफ्ट। दूसरा, अगर सर्वाइकल इंजरी अपन सस्पेक्ट करते हैं RTA वगैरह तो अपन जॉ थ्रस्ट मेथड यूज़ कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अपने के अंदर अपन ने पल्स चेक करी थी, ब्रीदिंग चेक करा था और अपन इमरजेंसी सर्विस बुला के अपन ने उसको चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया था। ACLS सर्वे थोड़ा सा एडवांस सर्वे हो गया, तो BLS सर्वे करने के बाद में अपन ACLS सर्वे को शुरू कर देते हैं, जिसमें ABCD टेक्निक्स होती हैं अपनी।
ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्योंकि अपन उस पेशेंट का ट्रीटमेंट भी करेंगे किसके थ्रू, एडवांस इक्विपमेंट्स, एडवांस अपने एयरवे डिवाइसेस के थ्रू, अपनी मेडिसिन के थ्रू। अगर एईडी अवेलेबल है तो एईडी कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर एईडी अवेलेबल नहीं है तो अपन डिफिब्रिलेशन के थ्रू अपन करेंगे। ठीक है, एयरवे के अंदर अपन ने देखा ही था कि पेटेंट नहीं है तो अपन पेटेंट करेंगे। अगर कोई एडवांस एयरवे की वो डिवाइस है तो उसको लगाएंगे। अगर पहले से कोई डिवाइस लगा हुआ है ओरोफेरेंजियल, नेजोफेरेंजियल, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर वो लगता है कोई ठीक नहीं है तो पेशेंट को अपन ईटी ट्यूब, लैरिंजियल मास्क, लैरिंजियल ट्यूब या फिर ईसोफेजियल ट्रैकल ट्यूब, ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो अपन लोग साधारणतः सरकारी अस्पतालों में नहीं देखते हैं ईटी ट्यूब के अलावा। ठीक है ना, तो उनका उपयोग करेंगे। ब्रीदिंग के अंदर अपन उसके ब्रीदिंग चेक करेंगे, सेचुरेशन चेक कर लेंगे, उसका अपना ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, एबीजी अगर अपने पास अवेलेबल तो अपन वो कर सकते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन के लिए कुछ पार्ट होंगे अपना कि रिदम कैसी है, जो अपन पहले एडी चेक करता जा रहा था अपन उसको ईसीजी मशीन या मॉनिटर पे लगा देंगे। रिदम शॉकेबल है या नहीं है वो अपने चेक करेंगे, क्योंकि अपन अब खुद डॉक्टर्स आ गए हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके साथ में अपना पेशेंट आते ही अपने पास हो गया तो उसकी इंट्रावीनस लाइन अपने को असेस करनी है, तो इंट्रावीनस लाइन अपन लगाने की कोशिश करेंगे। उस समय सेंट्रल लाइन वो सेंट्रल लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कि सेंट्रल लाइन लगाने के अंदर अपने को टाइम भी चाहता वो ज़रूरत पड़ती है, और चेस्ट कंप्रेशन भी अपने जो हैं खराब वो डिस्टर्ब होते हैं, जिससे पेशेंट को जो फ़ायदा होना चाहिए उसके मुकाबले उसको नुकसान ज़्यादा हो जाता है, कि कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। क्योंकि अपन चेस्ट कंप्रेशन के साथ में लाइन डालेंगे तो उस समय अगर आईवी लाइन भी नहीं मिल रही, सेंट्रल लाइन नहीं है, तो अपन उसको इंट्राओशियस लाइन भी लगा सकते हैं। इंट्राओशियस होता है बोन के अंदर डायरेक्ट अपन लगा देते हैं। जो अपना टीबिया का अपर हाफ ऑफ मिडिल कॉन्डाइल होता है, यहाँ पे अपन एक बोन इंसर्शन वो कैथेटर होता है, उसको अपन डायरेक्टली इंसर्ट करके अपन उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अपने को कॉज देखना है कि किस कारण से ऐसा हो गया। ठीक है ना, कि पेशेंट अचानक से अनकॉन्शियस क्यों हो गया, उसका हार्ट ने उसकी रिदम क्यों बिगड़ गई, तो उसके लिए 5H और 5Ts होते हैं, उनकी बात अपन करेंगे कि वो क्या रिवर्सिबल कॉज होते हैं। ठीक है, उस आगे चलें थोड़ा सा आगे देखते हैं। जो अपना ईयर का ट्रैकस है, यहाँ से लेके अपना एंगल ऑफ माउथ तक अपने को उसकी साइज़ नापनी होती है। जो इस पर साइज़ पे फिट हो जाए वो इसके चेहरे में, वो उसके मुँह उसके माउथ में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने का तरीका ये होगा, अब हमारे पास पेशेंट आ चुका है तो अब हम सक्शन करेंगे। ब्लाइंड फिंगर स्वेपिंग अपन कभी भी अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है ना, पेशेंट अपने को कैसा भी मिला हो, अपने को ब्लाइंड फिंगर स्वैप मुंह के अंदर नहीं करना है कभी भी, क्योंकि कोई फॉरेन बॉडी होगी वो अंदर ज़रूर चले जाएगी, बाहर निकले या नहीं निकले वो अंदर ज़रूर चले जाएगी। ड्राउनिंग का पेशेंट हो, आरटी का हो, कभी भी ब्लाइंड फिंगर स्वैप नहीं करनी। पेशेंट आ चुका है, अपन ने सक्शन करा, सक्शन कैसे करना है वो अपन बात करेंगे। पहले ओरोफेरेंजियल की बात करते हैं। एग्जैक्टली साइज़ अपने को पता लग गया। इंसर्ट करने का तरीका रहेगा, अपने इसको होल्ड करेंगे, जो ग्रूव वाला पार्ट है वो उसके बस आगे करना है, ये इस तरीके से होल्ड करना है मुंह के अंदर उल्टे। अपन कोशिश क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको इंसर्ट कर देते हैं ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होता है। जो इंसीजर टीथ है उसके साथ में अपने को जाना है, पैलेट के साथ में पैरेलल जाएगा। फिर जब ये पूरा अंदर एंटर कर जाएगा उसके बाद में ही अपने को टर्न करके इसको शिफ्ट कर सेट करना है। ये डमी थोड़ी अलग है, इसके अंदर अपने इंसर्ट नहीं कर सकते। जब ये पूरा एंटर हो जाएगा फिर अपने को टर्न करना है। अपन डायरेक्टली डालेंगे तो टंग के ऊपर प्रेशर डाल के उसको और एयरवे को और रोक देगा, अपना फ़ायदा होने के बजाय घट गया। ये किन पेशेंट्स में करना है, जो बिल्कुल अनकॉन्शियस पेशेंट है उन्हीं के अंदर अपने को करना है, क्योंकि कफ रिफ्लेक्स और गैप रिफ्लेक्स आएगा, उसको अपन जैसे मुंह में डालेंगे तो पेशेंट कभी भी इसको टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। पेशेंट कॉन्शियस है, जैसे सीवीए के पेशेंट आते हैं काफ़ी सारे, आईसीएच वाले पेशेंट तो कॉन्शियस होता है, उसकी पल्स भी आ रही होती है, रेस्पिरेशन भी चल रहा था, बट उसका टंग अपने अंदर नीचे की तरफ फॉल हो जाती है, तो अपने उनमें यूज़ करना है नेजोफेरेंजियल एयरवे। ये अपने पास अवेलेबल है नहीं, रबड़ का बना हुआ होता है। सिंपली अपना इसकी साइज़ चेक करने के लिए अपने को टिप ऑफ द नोज़ से लेके और अपना वही ईयर तक अपन चेक कर सकते हैं, जो अपना साइज़ सेट होगा उसी को अपना यूज़ करना। इंसर्ट करने का तरीका यही होता है, सबसे पहले अपने को लुब्रिकेट करना अच्छे से लिग्नाकन के थ्रू। इंसर्ट करना है नीचे की तरफ करते हुए, ना कि ऊपर की तरफ जाते हुए। अगर ये इंसर्ट प्रॉपर नहीं हो रहा तो अपने को रुक जाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, दूसरा साइज़ यूज़ करना है, उससे कम छोटा वाला। ठीक है, अगर फिर भी अपने को लगता है कि पेशेंट ऐसा नहीं है कि अब इनसे बात नहीं बन रही है, तो पेशेंट को अपन इंट्यूबेट कर देंगे। इंट्यूबेट करने का ईटोटेकल ट्यूब से अपन इंट्यूबेट करते हैं। पिछले 1 महीने से अपन इंट्यूबेशन सीख रहे थे वेंटिलेटर के थ्रू, अब वो नहीं सीखा वो बात अलग है। उसके अंदर कैसे इंट्यूबेशन करना होता है लैरिंजोस्कोप के थ्रू, वो अपने को सीखना था। ठीक है, परफेक्ट साइज ऑफ ईटी ट्यूब देखते हैं। ठीक है, अब सक्शन कैसे करना है। ठीक है, सक्शन कभी भी 10 सेकंड से ज़्यादा अपने को लंबा नहीं करना होता है। एक अपन बात शुरू से ही कर रहे हैं, 10 सेकंड 10 का रूल बना हुआ सा ही आ रहा है। 10 सेकंड तक अपने को मैक्सिमम पल्स पाल्पेट करनी थी, 10 सेकंड के अंदर अपने को सीपीआर स्टार्ट करने देते। 10 मिनट के अंदर अगर अपन शॉक अप्लाई कर देते हैं किसी पेशेंट को जो कार्डियक अरेस्ट में है, वो उसके रिवाइव होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर 10 मिनट में। इसी तरीके से सक्शन भी अपने को 10 का रूल याद रखना है, 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है अपने को।
ओरल कैविटी में सक्शन कर रहे हैं तो इतना ही इंसर्ट करना है कि वो नीचे तक नहीं चले जाए, कोई ट्रॉमा नहीं कर दें। इसी तरीके से अगर एंडोट्रेकल ट्यूब से कर रहे हैं तो अपने को पूरी फुल लेंथ में वो अपने को सक्शन कैथेटर अंदर कभी भी नहीं डालना होता, कि नहीं तो वो सीधा एल्वेलाई और ब्रोंकाई वगैरह के पास पहुँच जाएगा और वो डायरेक्ट इन्फेक्शन अपन उस पेशेंट को दे देंगे लंग्स के अंदर। दूसरा, सक्शन कर रहे हैं, अचानक से पेशेंट का नीला पड़ना शुरू हो गया, मतलब साइनोसिस होना शुरू हो गया, हार्ट रेट बढ़ने लग गई, उसका पेशेंट अगर कॉन्शियस था अनकॉन्शियस होना शुरू हो गया, तो मतलब अब अपने को सक्शन रोक देना है। जबकि जब चाहे से 10 सेकंड से भी कम हुआ हो, सक्शन रोकने के बाद में अपन उसको 100% ऑक्सीजन देते हैं। अगर ऐसा किसी पेशेंट के साथ में हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ गई हो, साइनोसिस डेवलप हो गया हो, कॉन्शियस से अनकॉन्शियस होना शुरू हो गया, तो अपने को सक्शन रोक देना है। जबकि जब मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल सडनली डाउन हो गया और अपने को 100% ऑक्सीजन शुरू कर देनी है। प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डिफिब्रिलेशन का अपन ने देखा ही था। अगर 10 मिनट के अंदर किसी पेशेंट को जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो अगर अपन उसको डिफिब्रिलेट कर देते हैं, मतलब कार्डियक शॉक लगा देते हैं, तो ही उसके सर्वाइव होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। 3 तरीके का CPR होता है। अपन एक छोटी सी बात फिर से करते हैं। एक होता है हैंड्स ऑन CPR, एक होता है 30:2 CPR, एक होता है टीम वर्क CPR। हैंड्स ऑन CPR का जो मतलब अपन सिंगर रेस्क्यूअर की बात करें तो जो लेमैन था, उसको कुछ नहीं पता मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, उसको एक बेहोश आदमी मिला, जो अपन देखते हैं ना गाँव के लोग आते हैं उनमें कोई भी नहीं जानता, वो बस वो छाती के ऊपर दबाना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं हैंड्स ऑन CPR। उसको कुछ नहीं पता, वो चेस्ट कंप्रेशन करता जाता है। अगर ऐसा भी कोई करता है इतना भी कोई कंप्रेशन करता है तो उसके सर्वाइव होने के पेशेंट के 30% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर पैसा पेशेंट टाइमली अगर इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको एडवांस कार्डियक सपोर्ट मिल जाए, तो उस पेशेंट के सर्वाइव होने के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है 30:2 CPR, जिसमें अपने बात कर रहे थे, जिसमें चेस्ट कंप्रेशन भी करा और उसके बाद में 2 रेस्क्यू ब्रीथ भी दे दी। तो ऐसे पेशेंट का 50% तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि अगर उसको प्रॉपर सेवाएं मिल जाती हैं आगे की। एक होता है टीम वर्क CPR, जिसको बोलते हैं हाई क्वालिटी CPR, जो अपन देंगे पेशेंट को। वो सिर्फ अपन इमरजेंसी में या फिर अपन बाहर हैं, एम्बुलेंस लेके आई AED, या फिर अपन कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे AED ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको बोलते हैं अपन पब्लिक असेस्ड AED या फिर पब्लिक असेस्ड डिफिब्रिलेटर। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, ऑलरेडी इसके अंदर सारी स्टेप फिक्स होती हैं। अपन जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इसमें 2 मोड होते हैं। ठीक है, 2 मोड होते हैं, एक एडल्ट और एक पीडियाट्रिक। एडल्ट मोड होता है जो या तो 25 किलो से ज़्यादा हो या फिर 8 साल से ज़्यादा की उम्र हो, उसके अंदर होता है एडल्ट मोड। जैसे ही अपन ऑन करेंगे एडल्ट मोड पे ये ऑलरेडी करीब सेटअप रहता है। 2 इसमें AED पैड्स होते हैं जिसको अपने को अप्लाई करना होता है, एंटीरियर लैटरल और एंटीरियर पोस्टीरियर, उसके अंदर अपन बोलते हैं। एंटीरियर लैटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर सब समझते होंगे। एंटीरियर लैटरल के अपन ने बताया था अभी बॉस ने, जैसे कि राइट क्लेविकल के 2 इंच नीचे अपन ने राइट साइड का पैड लगा दिया और लेफ्ट निप्पल के साइड में अपन ने दूसरा पैड लगा दिया। छोटा बच्चा है, छाती छोटी सी है, 2 इधर लगाएंगे, दोनों अटैच हो जाएंगे। एक आगे लगाते हैं, एक पीछे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। काफ़ी बार ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसके बाल खूब सारे हैं, कोई डूब के आया, नाले में गिर गया, गटर में गिर गया, उसमें स्विमिंग पूल में गिर गया, या फिर पहले से किसी के कोई पेसमेकर लगा हुआ है जिसके अंदर से पहले से लगा हुआ है, या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसको ले पेन के लिए, जैसे कैंसर पेशेंट आते हैं जिसके अंदर डर्मल जो एनाल्जेसिक पैच लगे होते हैं वो लगे हुए होते हैं, तो उनको लगाने का तरीका यही होता है। हेयर वाला है, बाल वाला है, तो बाल अपन उसको शेव कर देंगे। अगर शेविंग करने का सामान उपलब्ध नहीं है, ट्रिमर वगैरह नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, जो पैड होता है उसको उतारते हैं, लगाते हैं और वापस खींच लें, जैसे वैक्सिंग करते हैं वैसे वहाँ पे अपन पैड अप्लाई कर देते हैं। दूसरा था कि अगर उसके डूब के आया, कोई पानी में गिला है, तो अपन उसको ड्राई करने की कोशिश करते हैं कि उसको पहले ड्राई कर लेते हैं कपड़े से या उसी अपने कोई रुमाल वगैरह, उससे अपन उसका छाती को ड्राई करके फिर ही शॉक अप्लाई करते हैं क्योंकि करंट है। ठीक है। तीसरा था अपना, अगर कोई डिफिब्रिलेट उसके कोई पहले से पेसमेकर वगैरह लगा हुआ है तो अपन उसको AED अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो अपने को पैड है वो साइड में लगाना, ना कि उसके ऊपर ही चिपका देना है। चौथा है, अगर अपने को उसके अंदर कोई ड्रमल पैच लगा हुआ है जो पेन किलर एनालिसिस है, उसको अपने को हटा के और उसके वहाँ पे फिर अप्लाई करना है। ठीक है ना, अगर पहले से लगा हो उस एरिया के अंदर जहाँ पे पैड लगाना है। नेक्स्ट होता है कि अपने आप ये करता है 30:2 का साइकिल अपना चले जा रहा था। 2 मिनट के अंदर जब अपन नियर अबाउट मानते हैं कि अगर 2 मिनट अगर कंटिन्यू CPR करते हैं तो 5 साइकिल हो चुके होते हैं चेस्ट कंप्रेशन के प्लस ब्रीदिंग के। तो ये AED अपने आप असेस करेगा, खुद बोलेगा अगर शॉक लगाना है, इट्स ए शॉकेबल रिदम, क्लियर द पेशेंट। ठीक है ना, अगर शॉकेबल रिदम होगी, पेशेंट क्लियर, अपने को उसके टाइम पे सारे हट जाना। अब क्या यूज़ कर, क्या ध्यान रखना था पॉइंट एक, तो अगर अपन, ये तो बाहर की बात थी, अब अपने पास पेशेंट आ गया, अपन ACLS में पॉइंट थे कि एक तो उसकी छाती के आसपास कोई ऑक्सीजन की पाइप नहीं होनी चाहिए। अपन शॉक लगा रहे हैं, पेशेंट की ऑक्सीजन की लाइन जा रही है, वहाँ पे धमाका हो जाने वाला। ठीक है ना, सबको शॉक लग जाने वाला। जब चेस्ट कंप्रेशन कर रहे थे, AED कह रहा है शॉक लगा दिया या नहीं लगाया,
शॉक लगने वाली रिदम थी तो शॉक लग जाएगा, नहीं लगने वाली रिदम थी तो शॉक नहीं लगेगा। जैसे ही वो बोलती है शॉकेबल, शॉक लग गया, ठीक है, वो विदिन 10 सेकंड के अंदर अपने को चेस्ट कंप्रेशन वापस से स्टार्ट कर देने। जो अपन 10 की बात कर रहे थे, फिर एक 10 और आ गया। 10 सेकंड के ही अंदर अपने को दोबारा से चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देने हैं। जब भी शॉक लगेगा सभी लोगों को, पेशेंट को क्लियर कर देना है। कोई बेड को टच नहीं करेगा, पेशेंट को टच नहीं करेगा, क्योंकि नहीं तो डीसी शॉक है, सबको लग जाने वाला है। जो डीसी शॉक लगा, जो डिफिब्रिलेटर यूज़ कर रहा होगा वो हमेशा ज़ोर से बोलेगा क्लियर द पेशेंट। जब तक कि एईडी तो इतना तेज़ नहीं मारता, डिफिब्रिलेटर बहुत तेज़ शॉक मारता है, ठीक है ना। तो अपने को क्लियर द पेशेंट का मतलब होता है किसी को टच नहीं करना है। शॉक लगा दिया, उसके बाद में अपन दोबारा रिज्यूम कर देंगे सीपीआर, और जिस तरीके से अपन उसका ब्रीदिंग वगैरह कर रहे थे, ठीक है। 2 मिनट के बाद में फिर वही पल्स चेक करनी है। अगर नहीं आ रही है तो अपन कंटिन्यू सीपीआर करते जाएंगे। कब तक करते जाने हैं सीपीआर? अंत नहीं है, या करते ही जाएंगे सुबह से शाम तक। कितनी देर तक कर सकते हैं? एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट होता है कि अगर उसके अंदर अपन 80 ट्यूब के अंदर इसके अंदर CO2 का अपन 80 प्रेशर देखते हैं, अगर वो 20 से नीचे रहता है या फिर 10 से नीचे रहता है, अपन सीपीआर को स्टॉप कर सकते हैं, मतलब उसके रिवाइव होने के चांसेस नहीं है पेशेंट के। या फिर अपन मानते हैं कि एक छोटा सा टर्म होता है कि या तो अपन थक गए कि ये नहीं हो सकता रिवाइव, या फिर पेशेंट थक गया कि मुझे रिवाइव ही नहीं होना है, मैं तो मरूंगा ही, ठीक है ना। तो ये 2 ऑप्शन में से जो पसंद है उसके अंदर अपन रोक सकते हैं, पर कम से कम भी 5 से 6 साइकिल अपने को कंटिन्यू करना ही होते हैं। ACLS के अंदर जिसको बोलते हैं रिसक्सिटेशन टीम, या फिर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज टीम, EMD, या फिर इमरजेंसी मेडिकल डिपार्टमेंट, या फिर साधारण शब्दों में बोला है ट्रॉमा डिपार्टमेंट, कुछ भी अपना। इसके अंदर होता है क्लोज, जिसके अंदर अपना डॉक्टर, इस टीम के अंदर डॉक्टर भी होगा, अपने नर्सिंग ऑफिसर भी होंगे, 4th क्लास भी होगा, इवन गार्ड भी इस टीम का पार्ट होता है। गार्ड क्या करेगा? गार्ड क्राउड को कंट्रोल करेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं घुस जाएँ और अपन कुछ कर ही नहीं पाएँ, ना CPR कर पाए, ना कोई पेशेंट को बचा पाए, और भीड़ को ही संभालने में लग गए। दूसरा होता है क्लोज लूप कम्युनिकेशन। इसमें आपस में इतना अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अपन किसी पेशेंट को लाइफ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी इसमें कोई एक टीम लीडर होता है, बाकी टीम मेंबर्स होते हैं। टीम लीडर टीम मेंबर्स को अपना एक टास्क देता है कि जब तक टास्क पूरा नहीं कर ले, अकॉर्डिंग टू द उसकी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं उस पेशेंट, उसके टीम मेंबर की, उसके अकॉर्डिंगली। ऐसे नहीं कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसका बोले तू तो लग जा चेस्ट कंप्रेशन पे, कोई बिल्कुल अट्टा कट्टा है वो लेके बैठा है इंजेक्शन लगाने के लिए, ऐसा नहीं करना है। वो अपने उनके अकॉर्डिंगली चेक करेगा कौन से कुछ क्या करना है, ठीक है। टीम लीडर ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही होगा, जिसको भी ACLS BLS के बारे में कंप्लीट है नॉलेज, अलॉन्ग विथ जो कॉन्फिडेंट है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो टीम लीडर होगा। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही हो, डॉक्टर को भी नहीं आता, नर्सिंग ऑफिसर को भी नहीं आता, कोई ऐसा गार्ड है जो आर्मी वाले हैं अपने, हो सकता है उनमें से किसी का ALS BLS का, तो वो भी टीम लीडर बन सकता है। जो कॉन्फिडेंटली ऑर्डर दे सके या फिर जिसको कॉन्फिडेंटली स्टेप पता हो, वो टीम लीडर होगा। क्या क्या होते हैं क्लोज लूप कम्युनिकेशन में? जब भी कोई टीम लीडर बोलेगा, किसी को भी असाइन करेगा टीम मेंबर को, तो वो दोनों आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, यानी कि मतलब बॉडी पे क्लियर होना चाहिए। अगर वो बोलता है कि नहीं ये इंजेक्शन लगाओ, तो आंखों में उसको पूरा सुनेगा। फिर ऐसे नहीं कि वो चेस्ट कंप्रेशन में लगाओ, उसने ऑर्डर दे दिया, वो उसने इंजेक्शन ही लगाया, हो गया काम बराबर, क्योंकि सब कुछ टाइमली होना चाहिए। दूसरा, टीम लीडर की बात वो कन्फर्मली अच्छे से सुनेगा, उसको वापस रिप्लाई करेगा कि मैंने अच्छे से सुन लिया है। जब वो टास्क को कंप्लीट कर देगा, जैसे किसी को मैंने बोला कि इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाओ 1 एम्प्यूल या फिर 1 मिलीग्राम एड्रेनलिन लगाओ, तो वो सुनेगा हाँ सर इंजेक्शन 1 mg एड्रेनलिन मुझे लगाना है। फिर वो 1 mg इंजेक्शन एड्रेनलिन लगाएगा, उसके बाद में दोबारा रिप्लाई करेगा कि सर मैंने 1 mg एड्रेनलिन लगा दिया है। तो ये हो गया क्लोज लूप कम्युनिकेशन, मतलब उसका अपना टास्क पूरा हो गया, ठीक है। 6 जनों की टीम अपन बना सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर जब भी आते हैं। एक टीम लीडर होगा जो टीम को पूरा काउंट करेगा और वो काउंट का पूरा ऑर्डर देगा, अलॉन्ग विथ टीम को वो अपने अपने टास्क असाइन करेगा। दूसरा होगा अपना चेस्ट कंप्रेशन जो कर रहा होगा। तीसरा होगा जो ब्रीथिंग के ऊपर रहेगा। ब्रीथिंग के लिए अपने को या तो अपन कोशिश यही करते हैं कि अगर वैसा कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट होता है तो अपन उसको इंट्यूबेट कर देते हैं, ठीक है। अगर इंट्यूबेट नहीं कर पा रहे तो अपना जो सिंपल अम्बू बैग है उससे कंटिन्यू उसको रेस्पिरेशन दे सकते हैं। अगर अपन ट्रेंड नहीं है इंट्यूबेशन करने के लिए तो ज़बरदस्ती ऐसा काम नहीं करना जिसमें अपना टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। तो अपन सिंपली अम्बू बैग से अपन उसको दे सकते हैं अपना जो भी ब्रीदिंग देना है, हर 30-2 कंप्रेशन के साथ में। इंट्यूबेट हो जाता है पेशेंट तो हर 5 से 6 सेकंड पे अपने को उसको ब्रीदिंग देनी होती है। हर 5 से 6 सेकंड के ऊपर अपने को एक सिंगल ब्रीथ देना है 1 सेकंड के लिए। ध्यान क्या रखना है, चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंप्रेशन भी साथ होंगे, चेस्ट राइज का भी ध्यान रखना है, ब्रीदिंग का भी साथ ध्यान रखना है अपने को। टीम लीडर, चेस्ट कंप्रेशन, ब्रीदिंग। चौथा होगा डिफिब्रिलेटर के ऊपर जो डिफिब्रिलेशन का काम करेगा। 5वां होगा
जो मेडिकेशंस का काम करेगा, जो भी मेडिकेशंस लगानी है। छठा होगा इन सबको रिकॉर्ड करने वाला, जिसको बोलेंगे टाइम रिकॉर्डर। टाइम रिकॉर्डर का क्या काम है? वो हर चीज़ को असेस करेगा। जैसे पेशेंट अपने पास में कार्डियक अरेस्ट हुआ, अनाउंस हुआ, जैसे अपने यहाँ पे तो अनाउंस वगैरह नहीं होता कि कॉल आई कि एक पेशेंट अपने ट्रॉमा आईसीयू के अंदर वो कार्डियक अरेस्ट में आ गया है, तो वो वो जो टाइम रिकॉर्डर होगा वो क्या करेगा? टाइम रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, कौन कितनी देर में पहुंचा और उसको क्या क्या सेविंग्स हुई। विदिन 10 सेकंड के अंदर अपन ने उसको असेस कर लिया था, चेस्ट कंप्रेशन शुरू हुए नहीं हुए। 40 सेकंड के अंदर दूसरा रेस्क्यूअर वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, जो ब्रीदिंग के ऊपर पहुँच जाएगा। उसके 60 सेकंड के उसके 20 सेकंड बाद में अपने को थर्ड रेस्क्यूअर वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, जो डिफिब्रिलेशन के ऊपर अटैच जाएगा। अगर इतना भी अपन कर लेते हैं तो अपन पेशेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर रिवर्सिबल कॉज होगा या फिर जिसको कोई ऐसा कारण हुआ कि हार्ट अचानक से एरिथमिया में आ गया हो। दूसरा फ़ायदा क्या था टीम रिकॉर्ड करने का? एक तो अपने को पता लग गया, अपने को एक ही पेशेंट नहीं बचाना है, आगे भी लाइफ में बचाना है। अगर कुछ गलती होती है, टाइम पे कोई नहीं पहुंचता, तो अपन उसको असेस करेंगे कि भैया तो टाइम पे नहीं पहुंचा था, ये नहीं पहुंचा था, मतलब अपने को ये लूप इसको टाइम को कम करना है, तो अपन उसको भी बचा सकते, उस टाइम को कम करके भी अपन इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। टीम में इसमें टीम लीडर के तो अपन ने पता ही लगेगा, टीम मेंबर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तो टीम लीडर की बात को माने, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अपने ईगो में पड़े रहें अपन, तो मैं क्यों मानूंगा इसकी बात, मैं इससे सीनियर हूँ, ये कैसे मान लो इसकी बात, ये इसने मेरी तो ड्यूटी लगा दी थी, मैं नहीं सुनने वाला। क्योंकि अपन अपने लिए नहीं कर रहे, किसी की लाइफ सेव कर रहे हैं, अपने इसको टीम लीडर्स की बात माननी होती है, ठीक है। कोई भी नया टास्क ऐसा नहीं लेना है जिसके बारे में मैं एक्सपर्टीज़ नहीं हूँ। मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे पहुँच जाऊँ, मैंने कभी ज़िंदगी में इंट्यूबेट नहीं करा हो और मैं इंट्यूबेशन के लिए लैरिंगोस्कोप और ईटी ट्यूब लेके बैठ जाऊँ कि नहीं मैं आज मैं इंट्यूबेट करूँगा, ये नहीं चलता है, ठीक है। ACLS सीक्वेंस उसको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, ऐसे नहीं कि अपन उसको टीम लीडर ये बता रहा है। हर को आज का जो ट्रेनिंग का पर्पज़ यही था कि जो अपन ने पढ़ा ना कि पेशेंट असेस, उसके बाद में उसको पेशेंट को सीन सेफ्टी असेस, फिर उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन, ब्रीदिंग, AED के बाद में AED आ गया तो वो साइकिल कंटिन्यू, ये एक एक स्टेप अपने को याद होना चाहिए। ऐसे ही ACLS में अपने को चेन ऑफ सर्वाइवल याद होनी चाहिए, जिसके अंदर हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कैसे अपने को करना है, ठीक है। अब कुछ ये एक मोटे थे जो अपन एक थ्योरी वाला पार्ट। अब कुछ ऐसे सीन है जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं। मैं एक थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा क्या है, BLS में तो प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा था, ACLS में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर पल्स चले जाती है तो क्या हो जाना है, फिर अब क्या शुरू हो जाएगा, हाई क्वालिटी CPR, ठीक है ना। इस बीच में अपने को क्या क्या करना था, अगर पेशेंट को सिंपली अपन ने ओरोफेरेंजियल एयरवे लगा दिया, नेजोफेरेंजियल एयरवे लगा दिया, उसका काम बन गया, उसका रेस्पिरेशन भी ठीक हो गया, सैचुरेशन भी 94 से ऊपर चल गया, तो कुछ नहीं करना। पर पेशेंट की पल्स भी चले गई तो अपने को उसी टाइम उस पेशेंट को इंट्यूबेटेड कर देना और हाई क्वालिटी CPR स्टार्ट हो जाना है उसका, ठीक है। 2-2 मिनट में अगर पल्स कंटिन्यू रहती है और ब्रीदिंग अपना सेट रहता है, हर 2-2 मिनट में पल्स चेक करते रहेंगे और जो भी कारण है उसका रिवर्सिबल वो अपन रूल आउट कर लेंगे, ठीक है। बस अब है जो सबसे कॉमन वाला अपना, बस नेक्स्ट वाला सबसे कॉमन जो होता है अपना एडल्ट कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिथम, जो अपन सब पढ़ते हैं कि अपन कॉल आता है कि सर एक CPR हो गया है, मैंने एड्रेनलिन भी लगा दिया, एट्रोपिन भी लगा दिया, सोडा भी लगा दिया, कैल्शियम भी लगा दिया, आ जाओ। क्या वो CPR था? आज अपने को पता लगा ना CPR क्या था। आज से पहले कभी पता ही नहीं था कि CPR इसको कहते हैं, इतना कुछ करना पड़ता है। एड्रेनलिन एट्रोपिन लगा दिया अपन ने, बस ये CPR हो गया। ऐसा CPR नहीं था। पेशेंट आया, अपन ने वही सबसे पहले BLS सर्वे अपन ने शुरू करा उसका। पेशेंट अनकॉन्शियस था, पल्स देखी, पल्स भी नहीं थी, रेस्पिरेशन देखा, गैस कर रहा था, कोई रेस्पिरेशन भी नहीं था, अपन ने चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दिया। दूसरा रेस्क्यू, अब इसके साथ में दूसरा रेस्क्यूअर भी आ गया, उसने ब्रीदिंग वाला पार्ट संभाल लिया, उसको इंट्यूबेट भी कर दिया। तीसरा रेस्क्यूअर आ गया, उसने डिफिब्रिलेशन वाला पार्ट शुरू कर दिया। अब 2 चीज़ हो सकती है, या तो DC शॉक लगा सकते हैं अपन उसको, मतलब ऐसी कोई रिदम आएगी, अपन इलेक्ट्रोड लगा दिया, मॉनिटर के अंदर ECG अपने को नज़र आ रही है, या फिर उसको शॉक लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉक लगा सकते हैं, उसके अंदर तो अपने क्या करना है, फर्स्ट अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ इधर, अपने को बस इतना याद रखना है मोटा। अगर शॉक लगाना है तो शॉक लगा दिया, उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन फिर शुरू कर दिए। ये साइकिल चलता जाएगा जब तक कि शॉक लगाने वाली रिदम आती जाएगी। हर 3 से 5 मिनट के ऊपर अपने को ओनली इंजेक्शन एड्रेनलिन का उपयोग करना है जब तक कि उसकी पल्स नहीं आ जाती है। उसके अलावा कोई भी इंजेक्शन का रोल नहीं है, ना एट्रोपिन लगाना, ना कैल्शियम लगाना, ना सोडा लगाना, ना और कुछ लगाना। पल्स नहीं आ रही है जब तक एक ही इंजेक्शन का रोल है, कौन सा, एड्रेनलिन का। शॉक लगाने लायक रिदम आती है VT या VF, तो अपन उसके अंदर शॉक लगाएंगे, 3 से 5 मिनट के अंदर अपन एड्रेनलिन रिपीट करते जाएंगे।
2 बार शॉक लगा दिया, 2 बार एड्रेनलिन लगा दिया, फिर भी पल्स नहीं आ रही है, तो दूसरा इंजेक्शन जो अपने पास बनता है वो है इंजेक्शन एमाइडारोन, ठीक है, एमाइडारोन। उसके अलावा उसको लगाने का तरीका ये होता है 300 मिलीग्राम स्ट्रेट लगता है, वो एनएस में नहीं डालना, 300 मिलीग्राम स्ट्रेट लगाना है। फिर सीपीआर शुरू कर देंगे, वही साइकिल चलता चलेगा। अगर शॉक लगाने वाली रिदम है तो शॉक लगाएंगे, फिर भी नहीं आ रहा तो एड्रेनलिन लगाएंगे, फिर भी नहीं आ रहा तो एमाइडारोन लगाएंगे। पर इस बार उसकी डोज हो जाएगी 150 मिलीग्राम, मतलब जो एक एम्पूल होता है वो 150 का ही होता है, तो 150 अपने को लगाना है। इंजेक्शन लगाते टाइम पे क्या ध्यान रखना है, ना तो अपना हार्ट काम कर रहा है, ना अपना सर्कुलेशन प्रॉपर है। तो ऐसे नहीं कि इंजेक्शन लगाया और भूल गए, वो इंजेक्शन लगाने के बाद में या तो 20 ml अपने को एनएस या फिर आरएल उसको पुश करनी है जिससे वो हार्ट तक दवा पहुंच सके, या फिर उसका हाथ को 10 से 20 सेकंड तक, फिर 10 आ गया अपना, 10 से 20 सेकंड तक अपने को उसको एलिवेटेड रखना है जिससे कि वो मेडिसिन अपने आप अंदर चले जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि इंजेक्शन लगाया और भूल गए, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई कैनुला के अंदर ही, आपने कितने ही लगा लो, एड्रेनलिन भी लगा लो, एट्रोपिन भी लगा लो, जो अपने मन में सब लगा लिया, पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो जब भी इंजेक्शन लगा, या तो अपनी आईवी लाइन अपन उसको सिक्योर कर रखें तो अपन फ्लूइड कंटिन्यू देते रहते हैं, या फिर 20 ml अपन उसको पीछे से पुश करेंगे फ्लूइड अपने को। ये तो हो गई थी अपना साइकिल, शॉकेबल रिदम नहीं आ रहा, शॉक लग रहा है, नेक्स्ट अपना एड्रेनलिन नहीं लग पा रहा तो एमाइडारोन, ठीक है। 2 इंजेक्शन का रोल था, इसके आगे कोई रोल नहीं था। अब वही पेशेंट था, शॉकेबल रिदम नहीं थी उसकी। शॉकेबल रिदम का मतलब होता है ए सिस्टोल या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल, वो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं उसको, वो एक्टिवेशन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। मतलब हार्ट तो धड़क रहा है पर उसकी पल्स नहीं आ रही है, यानी हार्ट इतना कम काम कर रहा है कि उसका एक्टिविटी नहीं है। तो अपन उसके अंदर शॉक लगा नहीं सकते कि हार्ट तो आ रहा है, अपन ईसीजी लीड्स लगा रखे हैं, उसमें दिख रहा है, तो अपन उसके अंदर बस इंजेक्शन एमाइडारोन, वो एमाइडारोन के एड्रेनलिन रिपीट करते चलेंगे जब तक कि वेट करेंगे, जब तक कि शॉक नहीं लगा। शॉक लगाने का प्रॉफिट क्या होता है अपने को, कभी किसी ने सोचा क्या? अपन नॉर्मल के तो शॉक नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, हार्ट नॉर्मल नहीं धड़क रहा है, वो उसकी रिदम बिगड़ गई है, उसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस, उसमें थ्योरी पार्ट में नहीं जा रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, शॉक लगाते हैं, शॉक लगाते उसकी हार्ट एक बार पूरा बंद हो जाता है, फिर जब वो दोबारा शुरू होता है तो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नॉर्मल रिदम के साथ में दोबारा धड़कना शुरू होगा। तो अपन ने शॉक लगाया, जैसे सर्किट काट दिया, कट, फिर उसके बाद में दोबारा धड़कना शुरू हुआ। 2 टर्म होती है, कार्डियक अरेस्ट, एक होती है हार्ट अटैक, इनको दिमाग में रखना। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट तो नॉर्मल है पर वो जो धड़क रहा है, मतलब उसकी रिदम है वो एबनॉर्मल हो गई है, और वो ऐसी एबनॉर्मल हुई है कि उसकी वजह से वो ब्लड ही नहीं पंप कर पा रहा है बाहर, ठीक है ना। कार्डियक, ये तो हो गया कार्डियक अरेस्ट, जिसके लिए अपने को सारा काम तामझाम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। दूसरा होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में होता है कि उसको बॉडी, जो हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई थी वो रुक गई है, इन्फार्क्ट हो गया, जिसके लिए अपन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वाला काम करते हैं, ठीक है ना। पर हार्ट अटैक आया और उसका भी ब्लड वगैरह पूरा ही रुक गया और पेशेंट शॉक, कार्डियक अरेस्ट में चले गया, उसकी वजह से रिदम बिगड़ गई और कार्डियक अरेस्ट में, तो अपने को फिर ये काम करना है, ठीक है ना। तो हार्ट अटैक में तो एंजियोप्लास्टी होती है, कार्डियक अरेस्ट में ACLS होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर कि अपन ने कुछ बहुत अच्छा काम करा, टाइम पे असेस कर लिया, टाइम पे BLS सर्वे पूरा कर लिया, टाइम पे ACLS कर लिया, उसको इंट्यूबेट कर दिया, उसको अपन ने बढ़िया से टाइम पे अपन ने शॉक लगाया, सारा काम कर लिया, तो पेशेंट हो गया रिवाइव, ठीक है ना। अगर पूरा टीम वर्क पूरा करा जाता है तो पेशेंट को 60 to 70% चांसेस होते हैं पेशेंट के रिवाइव होने के। सब कुछ टाइम पे हो जाए, टाइमली पूरा टीम पहुंच जाए, टीम पूरा अपना वर्क कर दे प्रॉपरली, तो 60 to 70% चांस होते हैं पेशेंट के रिवाइव होने के, ठीक है ना। तो अगर वो रिवाइव हो गया गलती से, तो सबसे पहले वही काम करना है, एक तो अपने को उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन सेट कर देना है कि 94 तक अपना मेंटेन हो जाए, वो वेंटिलेटर पे लेना हो, वेंटिलेटर पे लो, सिंपल अपना उसका ABG करके देख लेंगे, उसके अंदर अपने को कितना PCO2 लेवल आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन PC2 सेव कर देंगे, सेट कर देंगे। ब्रीदिंग अगर प्रॉपर नहीं कर पा रहा वेंटिलेटर पे, तो अपन एम्बू बैग से या फिर जो बेंच सर्किट होता है उससे अपन उसके थ्रू उसको हर 5 से 6 सेकंड में एक ब्रीथ देते जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में उसका ECG, ABG, जो सिंपल जो अपना इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो कर लाना। अपन ने एक बात करी थी D फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसको बोलते हैं अपन रिवर्सेबल कॉजेज़, कि ऐसे कुछ कारण होते हैं अपने हॉस्पिटल में जो ऑलमोस्ट जिनसे अपने को बचा जा सकता है, जिसमें होते हैं 5H और 5Ts। जब भी किसी पेशेंट को बेहोश होकर अपने सामने एकदम से कार्डियक अरेस्ट में आ गया तो अपने को माइंड में रखनी है 5H और 5T। 5H में सबसे पहला होता है हाइपोक्सिया, ठीक है ना, कि पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जो स्पेशली अपने कोविड वाले पेशेंट आ रहे हैं इस समय के अकॉर्डिंगली।
या और किसी भी कारण से। दूसरा हो गया अपना हाइपोवोलेमिया, कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया, आरटीए का ब्लड लॉस हो गया तो अपना दूसरा कारण था 5, ठीक है। तीसरा एच होता है अपना इंक्रीज H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए, मतलब एसिडोसिस, जो किडनी वाले पेशेंट और ये सारे आते हैं काफ़ी सारे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी एक कारण होता है उसका। फोर्थ एच था अपना क्या था, हाइपोकैलीमिया या फिर हाइपोकैलीमिया या हाइपरकैलीमिया, ठीक है। पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा बढ़ गया अपना, या फिर पोटेशियम आयन कम हो गया। जब भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन भी बढ़ जाता है तब भी अपना हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है, उसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसे ही जब पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा कम रहता है तब भी हार्ट का रिदम बिगड़ जाता है अपना। या फिर हाइपोथर्मिया, कोई ऐसा पेशेंट आया जो बर्फ़ के सिल्लियों के बीच में गिर गया, वो अपने यहाँ पे कम होते हैं, ठीक है ना, जो ठंडे प्रदेश वगैरह होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलता है। 5 H हो गए थे, अब 5 T अपने को जो ध्यान रखने होते हैं। सबसे पहला होता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, कोई आरटी का पेशेंट आया, COPD का पेशेंट आया, उसके फेफड़े के अंदर अचानक से फट गया, जिसको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं ना, फेफड़ा फट गया, यानी उसके प्यूरल स्पेस के अंदर एयर भर गई इतनी ज़्यादा, उसने हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ा दिया और हार्ट रुक गया, तो उसको बोलेंगे टेंशन न्यूमोथोरैक्स। तो उसके अंदर ICD वगैरह डाल देते हैं अपन जल्दी से, ठीक है ना, तो पेशेंट बच जाता है, रिवर्सेबल हो जाता है। दूसरा H होता है, दूसरा जो अपना H था वो सॉरी T था, वो था अपना टॉक्सिन्स अपन बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी टॉक्सिन जो OPC वाले आते हैं, सल्फोज वाले आते हैं, जिनके अंदर हार्ट रेट बिगड़ जाती है, एट्रोपिन वगैरह लगाना पड़ता है अपने को। एक T था अपना जो थ्रोम्बोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एक T था उसमें थ्रोम्बोसिस ऑफ अपना पल्मोनरी आर्टरी, जो अपना हार्ट वाले, जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट है अपने को ध्यान रखना होता है। तो अपन ऐसे ऐसे कॉज रूल आउट करना शुरू कर देते हैं जो अपने रिवर्सेबल होते हैं, जिनको अपन रिवर्स कर सकते हैं। वो होता है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर। फिर अगर कोई MI का पेशेंट था जिसके अंदर अटैक आया हुआ था और वो अरेस्ट में चले गया, तो अपन उसको कैथ लैब में भेज देते हैं, जहाँ पे उसका एंजियोप्लास्टी होती है और जो भी अपना काम होना है वो आगे का हो जाता है। कोई CVA का पेशेंट था जिसके अंदर ICH हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्रेन में दिक्कत हो गई थी, कंप्रेशन हो गया था, तो उसको अपन न्यूरो वालों के पास में भेज देते हैं। इस तरीके से अपन उनको शिफ्ट कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है। ये 5H और 5T's का अपन ने बात कर ली थी, टम्पोनार्ड, थ्रोम्बोसिस ऑफ ट्रॉमा, ठीक है ना। जो मेन पॉइंट था BLS ही अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। प्रॉपर चेस्ट कंप्रेशन अपने को अगर आते हैं तो अपन आगे कर सकते हैं। मेडिसिन वाला पार्ट जब तक याद होता है तब तक अपन कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा ट्रेनिंग पार्ट होता है जो अपना, जैसे बॉस ने बताया वो अच्छा था, वो बिल्कुल